आज हम बात करेंगे बीए प्रथम सेमेस्टर हिंदी विषय के पाठ्यक्रम के विषय में। बीए हिंदी प्रथम सेमेस्टर में एक प्रश्न पत्र है जिसका नाम है हिंदी काव्य। इसका कोर्स कोड है A01010-1T। हिंदी काव्य कोर्स टाइटल या पाठ्यक्रम शीर्षक कह सकते हैं, प्रश्न पत्र शीर्षक भी इसे कह सकते हैं। हिंदी काव्य के प्रतिनिधि कवियों की कविताओं के विषय में जानकारी देना तथा हिंदी काव्य के संक्षिप्त इतिहास की जानकारी देकर विद्यार्थियों को हिंदी कविता के विकास क्रम से अवगत कराना। हिंदी काव्य बीए प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में लागू है। इसमें हिंदी काव्य के बारे में पढ़ना है, यानी कवियों और काव्य के बारे में, बहुत विस्तार से नहीं। आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल के समकालीन खंड तक के कवियों को पढ़ना है। यह प्रश्न पत्र कोर्स 6 क्रेडिट का है। 75 नंबर का लिखित पेपर और 25 नंबर का इसमें मौखिकी, परियोजना कार्य या प्रोजेक्ट वर्क, अटेंडेंस आदि सन्निहित है। मिनिमम पासिंग मार्क्स 30+30 यानी 25 में से 10 नंबर और 75 में से 30 नंबर लाने अनिवार्य हैं। इसकी यूनिट्स की बात करें तो पहली यूनिट में हमें पढ़ना है भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य का इतिहास लेखन की परंपरा एवं विकास। यह पाठ्यक्रम 2 प्रकार से विभाजित है। एक तो हम हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, भले ही वो संक्षिप्त परिचय हो प्रत्येक कालखंड का, उसकी प्रवृत्तियों का, कवियों का, रचनाओं का, लेकिन पढ़ना है। इस यूनिट में हमें पढ़ना है भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम, और हिंदी साहित्य, अर्थात हिंदी साहित्य और भारतीय ज्ञान परंपरा में क्या संबंध है। भारतीय ज्ञान परंपरा एक विस्तृत कॉन्सेप्ट है। अगला टॉपिक है हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ। अनेक हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है, उसका नामकरण दिया है और प्रत्येक कालखंड की विशेषताओं को भी इंगित किया है। जैसे आदिकाल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य और लौकिक साहित्य। भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण यह भक्ति काल में पढ़ते हैं। भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, अर्थात भक्ति काल के संप्रदाय कौन कौन से थे, उनका वैचारिक आधार क्या था, दार्शनिक आधार क्या था। निर्गुण और सगुण कवि और उनका काव्य, अर्थात निर्गुण कवि कौन है, सगुण कवि कौन है और उनका काव्य किस प्रकार का था। इसी में हमें पढ़ना है रीतिकाल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तीसरा काल हिंदी साहित्य का रीतिकाल है। अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग अलग नाम दिया है, जिसमें हमें इसकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, नामकरण अर्थात रीतिकाल का नामकरण, रीतिकाल की प्रवृत्तियाँ, परिप्रेक्ष्य, रीतिकालीन साहित्य के प्रमुख भेद, अर्थात रीतिकालीन साहित्य के प्रमुख भेद कौन कौन थे, इसके बारे में पढ़ना है। इंटर से ही हम लोग पढ़ते आए हैं कि रीतिकाल के 3 भेद थे, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त और प्रमुख कवि और उनका काव्य। अर्थात तीनों खंडों में या भेदों में प्रमुख कवि कौन थे, उनका काव्य क्या था, कैसी प्रवृत्तियाँ थी।
इसी में हमें पढ़ना है, दूसरी यूनिट है आधुनिक कालीन काव्य का इतिहास। ये हिंदी साहित्य का चौथा काल है। इसे गद्य काल भी कहते हैं, वर्तमान काल भी कहते हैं और कुछ इतिहासकार परिवर्तन काल भी कहते हैं। इसमें हमें पढ़ना है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, नामकरण एवं प्रवृत्तियाँ, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, हिंदी नवजागरण, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग एवं छायावाद की प्रवृत्तियाँ एवं अवदान, उत्तर छायावाद की विविध वैचारिक प्रवृत्तियाँ, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, प्रमुख साहित्यकार रचनाएं और साहित्यिक विशेषताएं। आधुनिक काल बड़ा परिवर्तन हुआ हिंदी साहित्य में। इसे गद्य काल भी कहा गया है। आधुनिक काल की समय सीमा 18वीं शताब्दी से मान सकते हैं। अंग्रेजी शासनकाल, वैज्ञानिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, वैचारिक क्रांति इसमें देखा जा सकता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का उदय, फोर्ट विलियम कॉलेज और बहुत सारी चीज़ें। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जो बहुत सारी ऐतिहासिक प्रवृत्तियों को पनपने से बचाता है, या कह सकते हैं कि इन्हीं 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कई सारे विषयों को लेकर के आया। स्वतंत्रता यहीं से आरंभ हुई। एक प्रकार से वैचारिक मतभेद आए, कांग्रेस का निर्माण हुआ और उसी समय भारतेंदु हरिश्चंद्र का आगमन होता है, गद्य की शुरुआत हुई। इसे पुनर्जागरण काल या जागरण सुधार काल, द्विवेदी युग, इसी में पढ़ना है। नवजागरण, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग एवं छायावाद की प्रवृत्तियाँ। आधुनिक काल का पहला काल भारतेंदु युग है, दूसरा काल द्विवेदी युग है, तीसरा काल छायावाद, और छायावाद की प्रवृत्तियों को पढ़ना है। छायावाद के बाद कुछ इतिहासकार उसे उत्तर छायावाद के रूप में रेखांकित करते हैं। हालांकि उसे प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता तक लेकर जाते हैं। समकालीन कविता अर्थात आज की कविता। तीसरी यूनिट है आदिकाल। इसमें हमें आदिकाल के कवियों के बारे में पढ़ना है, कुछ कवियों के बारे में, जिसमें पहले कवि हैं विद्यापति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें लौकिक साहित्य के अंतर्गत रखा है। इनकी विद्यापति पदावली प्रसिद्ध है। इसका संपादन आचार्य राम लोचन शरण ने किया है। इसमें राधा की वंदना, श्री कृष्ण प्रेम और राधा प्रेम 3 पद लगे हुए हैं। दूसरे कवि हैं आदिकाल के गोरखनाथ, जिन्हें नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। ये नाथ संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, जो आदिकाल का एक प्रमुख संप्रदाय है। गोरखबानी इनकी प्रसिद्ध रचना है। इसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के प्रसिद्ध शिष्य या प्रिय शिष्य पीताम्बर दत्त वड़त्वाल ने किया। गोरखबानी शब्दी इसके 2, 4, 7, 8 और 16 ये पद हैं। राग रामश्री के 2 पद हैं, 10 और 11, जो एक किताब में मिल जाते हैं। आदिकाल के तीसरे कवि हैं अमीर खुसरो। ये भी लौकिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। अमीर खुसरो का व्यक्तित्व एवं कृतित्व परमानंद श्री पांचाल ने लिखा। अमीर खुसरो का व्यक्तित्व एवं कृतित्व डॉक्टर परमानंद पांचाल ने लिखा पुस्तक। उसी से कव्वाली, गीत, दोहे, जिसमें 2 दोहे प्रसिद्ध हैं, गोरी सोवे सेज पर, खुसरो रैन, देख मैं, चकवा चकवी, सेज सूनी, तो कुछ इसमें दोहे लगे हैं। चौथी यूनिट भक्तिकालीन सगुण कवियों के बारे में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास में दूसरा काल हिंदी साहित्य का पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल रखा।
भक्ति काल से जो कवियों को पढ़ना है वो चौथी यूनिट में 2 कवि हैं। ये दोनों सगुण भक्ति के हैं। सूरदास, जिन्होंने भ्रमर गीत सार लिखा। भ्रमर गीत या सूर सागर का अंश है और इसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। इसके 5 पदों को पढ़ना है। पद संख्या 7, पद संख्या 21, पद संख्या 23, पद संख्या 24 और पद संख्या 26। इसमें दूसरे कवि हैं इसी यूनिट में गोस्वामी तुलसीदास। इन्होंने 12 रचनाएं लिखी या रचना की, जिसमें इनका प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस है, जिसमें 7 कांड हैं। अयोध्या कांड से दोहा संख्या 28 से 41 तक आपको पढ़ना है। अब आते हैं 5वीं यूनिट पर। 5वीं यूनिट में निर्गुण कवियों को पढ़ना है, भक्तिकाल के निर्गुण कवियों को। भक्तिकाल का दूसरा भेद जो है निर्गुण शाखा है। इसमें पहले कवि हैं ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर। कबीर दास, इसके संपादक श्याम सुंदर दास हैं। पुस्तक है जिसमें गुरुदेव को अंग, दोहा संख्या 1, 6, 11, 17, 20, बिरह को अंग 4, 10, 12, 20, 33 अर्थात गुरुदेव को अंग और विरह को अंग, ये 2 साखी पढ़नी है। कबीरदास ने बीजक लिखा, इसमें साखी शब्द रामायणी संग्रहित हैं और उसी से 2 साखी पढ़नी है, कुछ दोहे मात्र। अगले कवि हैं 5वीं यूनिट में मलिक मोहम्मद जायसी। ये प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत है। मलिक मोहम्मद जायसी पुस्तक का संपादन पद्मावत या जायसी ग्रंथावली, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। पद्मावत में अनेक कह सकते हैं कि खंड हैं, जिसमें से एक खंड मानसरोधक खंड लगा है, काफ़ी बड़ा खंड है। उसमें से केवल 6 पद पढ़ने हैं। 6ठी यूनिट पर आते हैं। ये रीतिकालीन कवियों के बारे में है। इसमें केशवदास, ये रीतिबद्ध शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में मान सकते हैं। इन्होंने कविप्रिया, रसिक प्रिया लिखा। कविप्रिया से कुछ पद हमें पढ़ने हैं और इन्होंने रामचंद्रिका जैसा प्रसिद्ध महाकाव्य लिखा। कुछ पद पढ़ने हैं कविप्रिया से। कविप्रिया का संपादन प्रिया प्रकाश नाम से लाला भगवान दीन ने किया। ये भारतेंदु युग के कवि हैं, लेखक हैं। दूसरे कवि हैं बिहारी लाल। ये रीति सिद्ध के प्रतिनिधि कवि हैं, रीति सिद्ध शाखा के। बिहारी रत्नाकर का संपादन जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया। हालांकि बिहारी लाल ने 715 और कहीं कहीं 719 दोहे मिलते हैं बिहारी सत्सई का संकलन और रचना की। अगले कवि हैं घनानंद। घनानंद रीति मुक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। घनानंद ग्रंथावली का संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया। उसमें से सुजान हित नाम से एक खंड है, जिसमें 1, 4 और 7 पद पढ़ने हैं। 7वीं यूनिट है आधुनिक कालीन कवि। इसमें प्रत्येक कालखंड से अर्थात भारतेंदु युग, द्वैत युग, छायावाद, 3 युगों के कवियों को पढ़ना है 7वीं यूनिट में। पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ना है। इनके मातृभाषा प्रेम पर दोहे, रोकहूँ जो तो अमंगल होए,
पद पढ़ना है। ब्रज के लता पात मोहि कीजे, अर्थात 3 पदों को पढ़ना है। दूसरे प्रसिद्ध कवि हैं जयशंकर प्रसाद। इनकी कामायनी महाकाव्य प्रसिद्ध है। इसमें 15 सर्ग हैं और इसमें से श्रद्धा सर्ग जो कामायनी का तीसरा सर्ग है उसमें प्रथम 10 पद पढ़ने हैं। आंसू इनका खंड काव्य या विरह काव्य है, इसमें से आरंभ के 5 पद पढ़ने हैं। तीसरे कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनकी प्रसिद्ध रचना वरदे वीणा वादनी वरदे। तुलसीदास खंड काव्य है, इसके प्रारंभ के 10 पद पढ़ने हैं। और तोड़ती पत्थर, यह भी इनकी प्रसिद्ध रचना है, मुक्त रचना है, इसको पढ़ना है। सुमित्रानंदन पंत छायावाद के प्रसिद्ध कवि हैं, वराहत्रयी के। इनकी रचना मौन निमंत्रण, प्रथम रश्मि, यह धरती कितना देती है, 3 कविताओं को पढ़ना है। ये तीनों अपने आप में मुक्त रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा छायावाद की लघुत्रयी की प्रसिद्ध कवयित्री हैं। इनकी स्वतंत्र रचनाएं हैं या कविताएं कह सकते हैं। बीन हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, फिर विकल हैं प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो। 3 कविताओं को पाठ करना है। आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं 3 कविताएं महादेवी वर्मा की। पाठ्यक्रम की अंतिम यूनिट है 8वीं यूनिट। इसमें आधुनिक काल का दूसरा जो खंड है, जिसे हम छायावादोत्तर कालखंड कहते हैं, इसमें प्रगतिवाद, नई कविता, समकालीन कविता के रूप में विभाजित किया गया। इसमें आपको अज्ञेय को पढ़ना है, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। इनका प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी है। इनकी काव्य रचनाओं को पढ़ना है। नदी के द्वीप, इस नाम से उपन्यास भी है, नदी का द्वीप। यह द्वीप अकेला, कलगी बाजरे की। मुक्तिबोध, प्रगतिवादी कवि और तारसप्तक अर्थात नई कविता, दोनों कालखंडों के कवि हैं। विचार आते हैं, भूल गलती, 2 प्रसिद्ध कविताएं हैं, इनको पढ़ना है। तीसरे कवि हैं नागार्जुन, प्रगतिवादी रचनाकार हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना अकाल और उसके बाद बादल को घिरते देखा है, पढ़ना है। धर्मवीर भारती नई कविता के कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना बोआई का गीत, कविता की मौत, जो दूसरे सप्तक में संपादित थी, उसमें है, संकलित थी, पढ़ना है इसे। बोआई का गीत और कविता की मौत। धूमिल के बारे में पढ़ना है, जिनका पूरा नाम है सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल। ये 60 हिंदी कविता के प्रसिद्ध कवि हैं। संसद से सड़क तक इनकी प्रसिद्ध रचना है। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। इनकी प्रसिद्ध कविता मोचीराम, रोटी और संसद, 2 कविताएं बीए के पाठ्यक्रम में लगी हैं, जिन्हें पढ़ना है। इसी में एक यूनिट का भाग है हिंदी साहित्य में शोध। नई शिक्षा नीति 2020 में शोध को बढ़ावा दिया गया है और अपेक्षा की जाती है कि स्नातक से ही बच्चों में, छात्रों में शोध के बारे में जानकारी मिलनी आरंभ हो जाए। इसलिए शोध का अर्थ और परिभाषा, साहित्य में शोध की प्रविधियाँ, शोध के अंग और शोध का महत्व, इन कुछ टॉपिक्स को पढ़ना है। उपर्युक्त पाठ्यक्रम से संबंधित जो पुस्तकें हैं, संदर्भ ग्रंथ, उन्हें भी देख लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। यह संपादित इतिहास था, परीक्षाओं में पूछा जाता है। काफ़ी बड़ा इतिहास है और ये नेट जेआरएफ में या पीजी में पढ़ा जाता है। टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के अभ्यर्थी इसे पढ़ते हैं। बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखा। ये भी प्रसिद्ध इतिहास है और ये भी बड़ी कक्षाओं के लिए है, पढ़ सकते हैं जिन्हें नेट जेआरएफ की तैयारी करनी है।
आचार्य शुक्ल से तात्पर्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल से है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जो प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए जिसे हिंदी से आगे तैयारी करनी है। यह नींव का कार्य करता है, इसका तो कोई विकल्प ही नहीं है इस पुस्तक का। रामचंद्र तिवारी चौथा जो संदर्भ ग्रंथ लिखा है, यह नाम दिया है। इन्होंने हिंदी गद्य का इतिहास लिखा, यह भी बहुत मोटी किताब है, हालांकि जानकारियाँ इसमें बहुत दी गई हैं। नेट जेआरएफ के लिए तो उपयुक्त है, लेकिन बीए के विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त यह पुस्तक नहीं है, हालांकि पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास लिखा, जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। हिंदी साहित्य को संवेदना की दृष्टि से देखा गया। पतली सी किताब है, यह भी नेट जेआरएफ और पीजी के लिए है, हालांकि बीए के प्रतिभाशाली छात्र पढ़ सकते हैं इसे, या गहन रुचि जिसकी हो हिंदी में वह इसे पढ़ सकता है। 10 नंबर पर देखने लायक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास। यह भी उच्च स्तरीय छात्रों के लिए लिखी गई किताबें हैं, हालांकि बीए के छात्र भी इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन प्रॉपर रूप से यह नेट जेआरएफ के लिए या पीजी के लिए पुस्तक है। और बहुत सारी किताबें हैं। मूल्यांकन का आधार जैसा कि शुरू में ही बताया गया, 75 नंबर की लिखित परीक्षा होगी, 25 नंबर का परियोजना कार्य और दक्षता परीक्षण या मौखिकी होगी। किसी कृत्य विशेष या रचनाकार पर परियोजना कार्य दिया जा सकता है।